इस 5 दिवसीय कार्यक्रम संगम कला महोत्सव का चौथा दिवस आज हम आयोजित कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया। पारस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं ऋषि जी? जी 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 पारस जी। जी जी। अब से हम कुछ क्षणों में अपने कार्यक्रम को हमारे सभी लगभग जुड़ रहे सभी को संगम कला मंच और छूलो आसमान द्वारा आयोजित कार्यक्रम संगम कला महोत्सव के चौथे दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी अपनी गरिमा उपस्थित बता रहे हैं के लिए आपका हृदय से आभार एवं अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी कवि कवित्रियां एवं अन्य कलाओं से जुड़े हुए कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे खास नाम आज के कार्यक्रम में जिनका है वे हैं आदरणीय काजल शर्मा जी। वैसे तो वे किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन चूंकि परंपरा है तो इस कार्यक्रम में आप सभी का कोई कला के क्षेत्र से ज्यादा अनुभज्ञ हैं तो मैं बता दूं कि विश्वविख्यात कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की सबसे प्रिय शिष्याओं में आदरणीय काजल शर्मा जी हैं एवं आप आगरा से ही मूलतः बिलोंग करती हैं तथा वर्तमान में इंग्लैंड पिछले कई दशकों से कथक की अनन्य साधना में संलग्न है। आप न केवल स्वयं विश्व के कई देशों में, जैसी मुझे सूचना है लगभग 32 देशों में आपने कथक की शानदार प्रस्तुतियां दी हैं और साथ ही आप इंग्लैंड में बहुत अच्छी अपनी क्लासेस भी चलाती हैं और वहां रहने वाले कई भारतीय समुदायों के बहुत सारे बालिकाओं को आप कथक सिखाती हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आप वर्ष 2003 में सम्मानित हो चुकी हैं। ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा की धनी आदरणीय काजल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं बिना समय गवाए, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम में शिरकत करनी है, इसलिए मैं आप सभी की सहमति और अनुमति के साथ आमंत्रित कर रहा हूं विश्व की सर्वोत्तम कथक नृत्यांगनाओं में से एक। इंग्लैंड में यदि ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी यदि मैं कह दूं कि इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति की राजदूत आदरणीय काजल शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ। सेशन होगा। आदरणीय काजल शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्ते दीदी। नमस्कार। टेक्निकल पॉइंट पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि आप लोगों का में से अगर किसी का माइक म्यूट पे नहीं है तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिएगा।
थैंक यू जी बिल्कुल जी। ताकि मैं क्लियरली आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आपकी संस्था को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबने मुझे पुनः हिंदुस्तान से जोड़ा। आज इस तरह के सेशंस जिसमें मैं हिंदुस्तान तक पहुंच जाती हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो मैं आत्मा से जुड़ जाती हूँ पुनः अपने देश से। उसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आगरा में जन्मी और मेरी परवरिश आगरा में हुई। मैंने अपने जीवन का काफी समय, बाल्यकाल, अपनी यंग एज और उसके बाद दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर वहाँ पे डांस का, कथक नृत्य का शिक्षण दिया। तो आगरा से जुड़ना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और मैं उसके लिए हमेशा अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मैं ताज सिटी से हूँ, मैं आगरा निवासी हूँ, जहाँ का अपना एक अलग खुशबू है, अपने संस्कार हैं और एक एक अलग महक है पूरी दुनिया में आगरा के नाम की। चाहे वो पेठा हो, चाहे वो दालमोट हो, चाहे वो ताजमहल हो, आगरा का एक अपना स्थान रहता है और मैं उसकी हमेशा से ही उस पे मैं गर्व करती आई हूँ। आपने मेरा परिचय दिया, उसमें सभी लोगों तक ये बात पहुंची कि मैं कथक की एक साधिका हूँ, एक परफॉर्मर हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ, सिखा रही हूँ, प्रचार प्रसार कर रही हूँ। तो कथक मेरे लिए एक सिर्फ शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, ये मेरे लिए मेरा जीवन है। महज 3 वर्ष की आयु से मैंने सबसे पहले आगरा के सीनेट हॉल में अपना पहला कार्यक्रम दिया था। 3 वर्ष की आयु से मैं आगरा के मंचों पर अपना नृत्य कला का प्रदर्शन करती रही। उस समय फिल्मी गाने जो होते थे उनके बड़ी अच्छी उनकी लेखनी होती थी और उसमें इस तरह के शब्द होते थे कि जो बच्चे भी जिसको कर सकते हैं। आजकल तो अनफॉर्चुनेटली ये पेरेंट्स ध्यान नहीं रख पाते हैं कि बच्चों से इस तरह के गानों पे डांस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इस चीजों से हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या सही है, क्या गलत है, लेखनी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ वो गाने भी नहीं घर में बजने देती थी जिन गानों में थोड़ा मीनिंग उनके फर्क होते थे हमारी एज ग्रुप के हिसाब से। तो मेरा बहुत फेवरेट गाना होता था बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। और सौभाग्य से राज खोसला जी जो एक बहुत नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो आगरा के ही थे, राज खोसला जी। और उन्होंने मेरा बिंदिया चमकेगी का कार्यक्रम सुना था नेहरू नगर में कार्यक्रम में। और शायद मेरी उम्र उस समय 5 साल की थी और उन्होंने ऑडियंस में से आके मुझे स्टेज से अपनी गोदी में उठाया और कहा कि अगर मैं पहले इसका बिंदिया चमकेगी देख लेता तो मैं मुमताज की जगह काजल से कराता। तो बिंदिया चमकेगी मेरे लिए बड़ा आइकॉनिक हो गया था और आगरा का कोई मंच नहीं छोड़ा मैंने जहां पे बिंदिया चमकेगी मेरा ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ हो। हर एक स्कूल कॉलेजेस के हर एक मंच पे। और वो समय था जब कोई दिन ऐसा नहीं निकलता था जिस दिन अमर उजाला में या उस समय के जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते थे, अमर उजाला काफी प्रोमिनेंट था उन दिनों। जागरण मुझे याद नहीं कि उस समय था, दैनिक जागरण शायद थोड़ा लेटर दैनिक जागरण आया था। तो और भी जितने न्यूज़पेपर होते थे
रोज किसी ना किसी न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ छपता था कि बिंदिया चमकेगी बेबी काजल शर्मा ने आज यहाँ किया, आज वहां किया। और सौभाग्य से आगरा में रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसीस, इनर व्हील, जितने ये सोशल क्लब्स थे, उनकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी। और उन कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनली लोग आते थे। कोई सरोजनी नाइट मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल डॉक्टर्स प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस होता था। इस तरह से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। तो आगरा शहर से मुझे बहुत कुछ मिला। तो कहते हैं ना कि गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो मेरे पास बहुत कुछ सारा वो अच्छा आया और उसी अच्छे को मैंने वापस से सब तक पहुंचाने की कोशिश की कथक नृत्य के माध्यम से। सिर्फ 6 वर्ष की आयु में मैं लखनऊ गई जब बिंदिया चमकेगी का परफॉर्मेंस करने। तो सौभाग्य से वहां मेरा परफॉर्मेंस लच्छू महाराज जी ने देखा, जो उन्होंने उस समय मुगले आजम का कोरियोग्राफ किया था। पाकीज़ा, मुगले आजम, ये सब फिल्में उन्होंने कोरियोग्राफ की थी डांस में। और वो बिरजू महाराज जी के चाचा जी लगते थे। तो उन्होंने 6 साल की उम्र में जब मैं थी तो मेरा डांस देखा, मेरी माँ से कहा कि इसको आप मेरी क्लासेस में लेके आइए, इसको कथक सिखाइए। तो मेरा कथक में आना सिर्फ संयोग नहीं है, इट वॉज डेस्टिन। ये मेरे किस्मत में लिखा हुआ था। और ये इतने महान कलाकार गुरु के जरिए मेरा कथक में एंट्रेंस हुआ। तो अपने आप में मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और उन्होंने फिर मेरी कथक नृत्य की शिक्षा मेरी शुरू की। क्योंकि मैं आगरा में रहती थी और वो लखनऊ में थे, तो मैं आगरा लखनऊ छोटे होते आती जाती रहती थी, प्रोग्राम्स में पार्ट लेती थी। तो हमेशा मैं उनकी क्लास में जाती थी और सीखती थी। आज की जनरेशन में शायद उनके नाम को लोग इतना नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैंने उन फिल्मों का जिक्र किया। मुगले आजम, पाकीज़ा, आप सभी लोगों ने देखी होगी। कितनी खूबसूरत उसमें कथक की कोरियोग्राफीज हैं, डांसेस हैं, जो आज भी ओल्ड इज गोल्ड की तरह से हैं। उनके ही माध्यम से मैं बिरजू महाराज जी से जुड़ी। सिर्फ 7 वर्ष की आयु थी मेरी जब मैंने पहले अपने गुरु महाराज जी को देखा। और बिरजू महाराज जी ने मेरे से कहा कि तुम मेरे से सीखो। ये एक प्रश्न कोई आप में से पूछने वाले थे, मुझे बताया गया था कि मुझे कैसा लगा कि जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं बिरजू महाराज जी से अपनी नृत्य की शिक्षा सीखना शुरू करूंगी, तो मेरा रिएक्शन क्या था। तो उसका मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास शब्द नहीं है उसके बताने के लिए। इट्स ओनली अ फीलिंग। मैं तो बहुत छोटी सी थी, 7 साल की, और महाराज जी ने खुद कहा कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। तो वो पल मुझे याद भी नहीं है कि मेरा रिएक्शन क्या था। और मैंने उस चीज को बस जैसे कहते हैं ना कि गांठ बांध ली और ये प्रण कर लिया कि मैंने इन्हीं से सीखना है। मुझे पता नहीं था कि वो कितने महान है और क्या उनका स्टेचर है इस कला के जगत में। धीरे धीरे जब मुझे मालूम हुआ तो मैं ऑब्वियसली अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट मानती थी कि मैं इनसे जाके सीखना शुरू करूंगी। फाइनली आगरा यूनिवर्सिटी दयालबाग से मैंने बीए किया और उसके बाद मैं कथक केंद्र नेशनल स्कॉलरशिप पे महाराज जी की क्लास में सीखने के लिए गई। इसी दौरान आगरा में मैंने थिएटर बहुत किया। जननाट्य संघ, राजेंद्र रघुवंशी जी की गाइडेंस में जननाट्य संघ में मैं जुड़ी और मैंने बहुत थिएटर किया। बंशी कौल जी जो पद्मश्री हैं थिएटर के आर्टिस्ट, उनके डायरेक्शन में बहुत सारे थिएटर किया, बहुत सारे नाटक किए। और आगरा में हमारी एक संस्था थी रंगकर्म, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे प्लेस किए। और जब मैं नाटक में पार्ट लेती थी तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रिंसिपल ने भी ऑफर किया कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आओ और एडमिशन लो। इसी दौरान मेरी संगीत गायन की भी शिक्षा चल रही थी पंडित गोपाल लक्ष्मण गुने जी से। मैंने गायन भी सीखा, मैंने तबला भी सीखा, वादन, गिटार भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा और कथक मैं सीख ही रही थी बाबूलाल श्रीवास्तव जी से आगरा में।
और जब भी लखनऊ जाना होता था तो लच्छू महाराज जी से सीखती थी, दिल्ली जाती थी तो बिरजू महाराज जी से सीखती थी। ये वो दौर था जहां पे मैंने ये डिसाइड नहीं किया था, और मेरी तो उस समय कोई ऐसी मंशा भी नहीं थी, ना ही मेरी उस समय कोई ऐसी पोजीशन थी कि मैं अपना करियर डिसाइड करूं। ये जैसे पानी का बहाव, एक नदी जहां से कटती है वहीं बहना शुरू हो जाती है, तो पता नहीं समय के धारा में मैं कैसे बहती गई कि मेरा नृत्य के साथ रिश्ता जुड़ता चला गया और वो कंटिन्यूअसली ही बना रहा। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरी माँ बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर करती थी, और उन्हीं की मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची जो भी आज मैं हूँ। लेकिन मेरे भाई जो एक साइंटिस्ट थे, और लालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, गोल्ड बहुत ब्राइट थे, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के अंडर में उन्होंने बहुत साल काम किया। ही वाज अ साइंटिस्ट इन डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अनेक मिसाइल्स में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ उन्होंने काम किया। तो मेरे भाई चाहते थे कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं, या मैं डॉक्टर बनूं, या मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन नृत्य मुझे अपने तरफ ही लिए जा रहा था। तो थोड़ी सी बाधाएं इस तरह से थी कि आगरा जैसा शहर आज से कोई 40-45 साल पहले जब मैं छोटी थी तो हालात बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं थे, सपोर्ट कम था, और डांस को उस समय करियर चुनना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं अपने रिश्तेदारों को सुनती थी कि मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि अरे बेटी को डांस क्यों सिखा रहे हो, उसको स्टेज पे क्यों जाने देते हो। तो मेरी माँ मेरे लिए शील्ड की तरह से, ढाल की तरह से खड़ी रहती थी। और मेरे पिताजी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उनका ये कहना था कि जब तक तुम इसके साथ हो, अपनी मतलब मेरी माँ को कहते थे मेरे पिताजी कि जब तक तुम इसके साथ हो मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना है, अकेले कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और ट्रेन से जाना, बस से जाना, हम लोग घंटों घंटों बस की जर्नी किया करते थे। दिल्ली से चंडीगढ़, आगरा से चंडीगढ़ बस, 8-8 घंटे का बस का ट्रैवल होता था, कार्यक्रम करने जाते थे। बहुत बहुत तरह का चैलेंजेस था, पढ़ाई का भी बोझ था। तो मेरी माँ ने ये भी कह रखा था कि अगर पढ़ाई में कोई कमी आई तो सब बंद हो जाएगा, गाना भी छुड़वा देंगे, डांस भी छुड़वा देंगे, एक्टिंग भी बंद हो जाएगी, पढ़ाई अगर पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आए या कंसंट्रेशन नहीं हुआ। क्योंकि मेरी माँ खुद एक टीचर थी, प्रिंसिपल भी थी, मैथमेटिक्स की टीचर थी वो, और वैसे वो आर्टिस्ट भी थी, पेंटर भी थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ हालात ऐसे थे जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और कुछ हालात ऐसे थे सामाजिक। मेरे मकान मालिक, उन्होंने यहां तक कह दिया था, एक तरह से धमकी दे दी थी कि आप लोगों को मकान खाली करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ घुंघरू की आवाज सुनाई दी तो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं बाग मुजफ्फर खां में रहती थी, मुरारी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास बाग मुजफ्फर खां, सेवा कुंज हमारा मोहल्ला होता था, और वहां मैं किराए के मकान में रहती थी। हमारी बड़ी फैमिली थी, मेरे से बड़ी 5 बहनें थी हैं, और मैं सबसे छोटी, और एक सबसे बड़े भाई। तो 7 भाई बहन, उसमें मैं सबसे छोटी। तो मकान मालिक ने कह दिया था घर खाली करना पड़ेगा अगर घुंघरू की आवाज आएगी। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ इतना नाम हो रहा है कि रोज अखबारों में फोटोग्राफ आ रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं, कंपटीशन विन कर रही हूँ, लच्छू महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे से सीखो कथक, महाराज जी के पास में जा रही हूँ। इतना सब आगरा के लिए एक बड़ा एक अच्छा, उस समय ये मेरे नाम के साथ जुड़ना, या मेरा आगरा के नाम के साथ जुड़ना एक बहुत सुखद अनुभव था। दूसरी तरफ जैसे एक तलवार लटकी रहती थी कि घुंघरू की आवाज नहीं आएगी घर में, तो मैं प्रैक्टिस कैसे करती। तो स्टोर रूम में बंद होके घुंघरू के ऊपर चुन्नी या कोई कपड़ा लपेट के, ताकि उसकी आवाज ना हो,
इस तरह से मैं रियाज किया करती थी, प्रैक्टिस किया करती थी। छोटी अवस्था में 2-2 3-3 घंटे की प्रैक्टिस करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये नहीं है कि मुझे कोई फोर्स करता था कि तुम्हें करना है, मेरा अपना मन करता था। पढ़ाई का टाइम अलग, मेरे कथक का टाइम अलग। तो मैं आगे के जो जनरेशन बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं ये बताना चाहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से हर चीज के लिए 100% देती थी और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। तो हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए आजकल। जैसे होता है ना कि जरा सा कुछ सीखा, 1 महीने में सीखा और एकदम से हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमारा नाम हो जाए, हमारी प्रशंसा होने लगे। ठीक है, वो एक अपना एक ह्यूमन का नेचर है कि हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन हम ये सोचें कि पहले हम कर क्या रहे हैं, कितना किया है हमने, हमारा अपना क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। मैंने 9-9 10-10 घंटे रियाज किया। जब महाराज जी से कथक में मैं सीखती थी तो सुबह 4 बजे उठ के मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी। कोई सोचेगा कथक नृत्य के लिए इन्होंने इतना सब क्यों किया। मतलब डांस तो ऐसी चीज है कि अरे बड़े आसानी से आ जाता है, लोग ऐसे सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये कलाएं दैविक कलाएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स। सरस्वती जी की कृपा होनी बहुत जरूरी है और उसमें हम अपनी तरफ से कितनी मेहनत करते हैं तब जाके हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो इस तरह की कुछ मैं इंस्पिरेशनल बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। इस दौरान बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी आई, सबको पार करते रहे। बहुत रिश्तेदारों ने मना किया, कई कई तरह की चीजें होती थी। ट्रेन में अकेले जाते थे, जब ट्रेवल करते थे तो रात की ट्रेन होती थी तो शाम को ही हम स्टेशन पे जाके बैठ जाते थे, क्योंकि अंधेरे में अकेले माँ बेटी कैसे रिक्शे में जाएंगी। थोड़ा ये सब सामाजिक परिवेश जो था। और लखनऊ से जब ट्रेन आती थी तो बीच में उन्नाव पड़ती है एक जगह, तो उन्नाव के आसपास ये बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्सा है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मेरी सबसे पहली जो स्टेट लेवल पे मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था पूरे उत्तर प्रदेश में कथक में जूनियर ग्रुप में, मेरी पूरी की पूरी ट्रॉफी और 500 रुपए का कैश प्राइज था उस समय, वो सब उन्नाव स्टेशन के पास मेरा चोरी चला गया। ट्रेन में से किसी ने पूरी अटैची निकाल ली। फिर ऐसा एक बार नहीं हुआ, 3-4 बार हुआ। तो एक बड़ी दहशत सी होती थी ट्रेन में ट्रेवल करते में कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हादसा हो जाए, कुछ कुछ किस्सा हो जाए। ओवरनाइट जर्नी होती थी। तो आजकल की तरह सारी चीजें, आजकल डिफरेंट चैलेंजेस है हमारे पास, लेकिन हमारे टाइम पे अलग चैलेंजेस होते थे। और पब्लिसिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, फेम इतना आसानी से नहीं मिलता था। देयर वर नो सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म्स दोज डेज। तो जैसे कहते हैं ना कि आप खुद खरीद के लाए, आपने खुद बनाया, आपने खुद खाया, आपने फिर सफाई की और फिर आपने उसको एंजॉय किया। आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ती थी। आजकल आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, मार्केटिंग के होते हैं, तो वीडियोस बन जाते हैं बड़ी आसानी से, विच इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। लेकिन आर्ट के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी एडवांस है तो आपके रियाज में, आपके अभ्यास में कमी आ जाए। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही है। फिर विदेशों में मैंने बहुत कार्यक्रम दिए, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, कथक को रिप्रेजेंट किया। यहाँ 2 साल पहले बीबीसी यंग डांसर्स एक कंपटीशन था बीबीसी टेलीविजन का, उसमें मैं एज वन ऑफ द जजेस इनवाइटेड थी। 2018 में मैं कथक गुरु की हैसियत से यूक्रेन गई। हिंदुस्तान की सरकार ने मुझे भेजा, आईसीसीआर ने, और वहाँ पे मेरे वर्कशॉप्स थे। मैं ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर बहुत जगह मैंने काम किया, सिखाया। और बड़ा एक गर्व, हम्बल हम्बल नोट पे बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगी कि इंग्लैंड के नॉर्थ वेल्स में, नॉर्थ में जो उत्तरी नॉर्थ नॉर्थ का हिस्सा जो है इंग्लैंड का, यहाँ पे कथक को शुरू करने का श्रेय मुझे प्राप्त है। मैं बहुत विनम्रता से इस चीज को मेंशन करना चाहूंगी। और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की।
यहाँ पे बहुत काम किया। अभी तो शुरुआत है, अभी इस पे अग्रसर हो रही हूँ, काम कर रही हूँ और हिंदुस्तान आती जाती रहती हूँ। आगरा आई थी मैं इसी साल और आगरा में मेरे बहुत कार्यक्रम हुए थे, वर्कशॉप्स हुई थी। आगरा से हमेशा मुझे प्यार मिलता रहा है, आशीर्वाद मिलता रहा है। तो इस तरह के कुछ अनुभव रहे हैं। पिछले 27-28 साल से मैं इंग्लैंड में हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर है, छोटा बेटा 2 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। तो एक माँ का रोल, एक पत्नी का रोल, एक शिष्या का रोल, एक टीचर का रोल, गुरु का रोल, एक कथक साधिका का रोल, एक परफॉर्मर का रोल, कोरियोग्राफर का रोल, हाउसवाइफ, सभी कुछ करते हुए, तो वो सब मेहनत के साथ हासिल हो पाया और आज ये सौभाग्य मिल पाया कि मैं आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ और अपनी कुछ बात कह पा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ मैं इंस्पायर कर पाई होंगी, कुछ मोटिवेशन दे पाई होंगी और आप लोगों के कोई अगर प्रश्न हैं, मुझे बताए गए थे कि कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं बहुत सहजता से उसका उत्तर देना चाहूंगी। नमस्ते मैम। जी यार, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैं अलका अग्रवाल आपके पड़ोस में आगरा में राजा मंडी से बोल रही हूँ। अच्छा, मैं बाद में गांधीनगर चली गई थी। अच्छा, आपने राजा सेंट जॉर्ज मंडी, का जिक्र किया। राजा मंडी तो हम लोग जाते थे अक्सर शाम को अपनी किताब खरीदने, वो पेंसिल रबड़ ये सब खरीदने के लिए। राजा मंडी वाज लाइक हमारे लिए तो क्या बोले, जैसे मतलब एक क्रेज होता था, क्योंकि वहाँ भल्ले वल्ले भी मिलते थे, चाट मिलती थी, वो सब खाते हुए आते थे। बड़े बड़े खूबसूरत दिन थे बचपने के वो। जी बोलिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने सेंट जॉन्स का जिक्र किया इंग्लैंड पे, और इंग्लैंड में बैठकर तो मुझे लगा मैं भी इंग्लैंड में हूँ आप ही के साथ। थैंक यू जी। आपको सुनना वास्तव में आंखों में आंसू ले आया मैम। ओह जितनी जितनी मेहनत उस समय होती थी, इस समय के बच्चे वास्तव में मेहनत से बचना चाहते हैं और क्रेडिट पूरा चाहते हैं। आपने अलका जी बहुत सुंदर लिखा, आप कवित्री हैं, तो आपके लिए, आपको ध्यान में रख के मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी, मैंने आगरा के ऊपर लिखी हैं। जी मैम, बिल्कुल मैम। और इसको मैं गा के बताऊंगी, क्योंकि मैंने जी गायन मैम। भी सीखा है और थोड़ा सा स्वागत भाव भी। आपका। ये आगरा के लिए खास समर्पित है। खिली हूँ जो मैं यूं गुलशन में तेरे, रंगीन खुशबुओं की बाहर लेके, खिली हूँ मैं जो यूं गुलशन में तेरे, रंगीन खुशबुओं की बाहर लेके। ये मैं नहीं, मेरे बस की बात नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़ाए कदम कामयाबी के, तेरा प्यार और यकीन उधार लेके। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। जी काजल जी ने बैठे ही बैठे देखिए गाना भी गाया, उसके भावों को व्यक्त किया और देखिए नृत्य की सारी जितनी भी स्किल हैं उन्होंने दिखा दी। काजल जी, मेरा आपसे बस एक ही यही प्रश्न बार बार मैं सोच रही थी कि इतना आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा, तो जब कथक आपकी जिंदगी में आ गया, उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव रहे, वो हम लोग के सामने आप रखेंगे तो बहुत ही। मैं 6 साल की उम्र से कथक सीखना शुरू किया। जी। तो 6 साल की उम्र तक तो कोई चिंता की बात थी नहीं,
वो तो सब खुशियां थी, मस्ती थी, खेल खिलौने थे, बचपना था। उसके बाद कथक के मेरे से जुड़ने के बाद एक मेरी पर्सनालिटी के अंदर एक बड़ी खूबसूरत जो एहसास जुड़ गया मेरे को, अपने अपने साथ मुझे मोहब्बत होने लगी। कथक के जुड़ने से मुझे खुद से प्यार होने लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं इससे बेहतर जिंदगी में कुछ और कर ही नहीं सकती थी। तो उसका एहसास मैं जब प्रैक्टिस करती थी घुंघरू पहन के, वो मेरे लिए घुंघरू पहन के प्रैक्टिस करना नहीं होता था, वो मेरे लिए वो खुशी होती थी जो किसी बच्चे को मेले में जाके मिलेगी, या मिठाई खा के मिलेगी, या नए कपड़े लेके मिलेगी। मेरे घुंघरू आ गए, मेरी नई कॉस्ट्यूम बन गई, मेरा मेकअप हो रहा है, मुझे लोग देखेंगे। I used to feel really very special when I used to be on the stage. वो जो ऑडियंस के साथ मेरा एक रिश्ता था, वो मेरे लिए सबसे बहुत ज्यादा मेरा एक खास प्यार रहा है बचपने से। जी। मैं ऑडियंस में बैठना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, मैं बहुत रेस्टलेस होती हूँ अगर मैं ऑडियंस में बैठती हूँ। तो स्टेज पे मेरे का जाने का बहुत शुरू से रहा था। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि कथक के आने के बाद से वैसे तो स्ट्रगल शुरू हुआ कि मेहनत करनी है, और मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो पसीना ऐसे गिरता था, तो मैं पसीने की बूंदों को गिना करती थी, 35 बूंद, 36 बूंद, 37 बूंद, 38 बूंद, और टारगेट रखती थी मैं कि आज 55 बूंद मैंने पसीने की गिरानी है, टपकानी है। ऐसे ही बचपने में होता है ना, जैसे तो बहुत अच्छी बात। जहां भी मैं खड़े होके प्रैक्टिस करती थी, वो पसीने से थोड़ा गीला हो जाता था फ्लोर, तो मैं जगह बदल देती थी। जी, कठिन परिश्रम आपका यानी कि दिखता था पूरा कि कितना किया। हाँ, उसको परिश्रम को मैं अपने लिए सजा नहीं मानती थी, वो मुझे उसमें बहुत एक आनंद आता था। जैसे अगर किसी भक्त को आप कहें कि तुम भक्ति करो, किसी साधक को कहें किसी भी चीज के लिए, अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, आप उसको कुछ प्रॉब्लम्स दे दें कि सॉल्व करो, कुछ कैलकुलेटिंग दे दे नंबर्स, तो वो उसी में लगा रहेगा। तो मैं बस कथक में लगी रहती थी, चीजें बनाना, लय के साथ खेलना, सुर के साथ बात करना, भाव अभिव्यक्ति, ये मेरे लिए बहुत ऐसा लगता था कि ये एक मेरी जिंदगी का हिस्सा है। हेलो मैम, हेलो काजल मैम जी। हाँ, मैं भी अपनी एक कविता आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरे सेशन के बाद कर दीजिएगा तो बहुत बहुत आनंद आएगा। मेरा फ्लो में निकल जाओ। एक कविता आपको डेडिकेट करूंगी मैं जरूर से, मेरा हाँ, सौभाग्य होगा। मैं थोड़ी सी क्वेश्चन ले लेती हूँ पहले। हाँ। जी मैम। क्योंकि आप तो आगरा में रहते हैं, मैं जुड़ नहीं पाती हूँ फिर। जी मैम, नहीं आपको सुनना तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मेरा सौभाग्य। पर काजल मैम की हिंदी का भाव इतना उसमें मिठास है, लगता नहीं है कि आप बहुत इंग्लैंड में ज्यादा जाकर रह रहे हो। उसमें जो मिठास है, भाव यानी कि अपनापन है, बिल्कुल भी नजर नहीं रहा कि आप आगरा से बाहर हैं। वो आगरा का टोन थोड़ा सा चला जाता है, आगरा में रह के आ जाता है वो वापस से। सही में। हमारी हिंदी भाषा में कुछ लाइनें हैं कि चंदन के ऊपर जो यानी कि वास करते हैं, तो आपका सार्थक सिद्ध हो रहे हैं कि कहीं भी आप यानी कि चंदन को रखते हैं तो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज से प्यार करते हैं, जी बिल्कुल, तो आप उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। सही बात है। मुझे अपने संस्कारों से प्यार है, मुझे अपने शास्त्रीय नृत्य से प्यार है, अपने देश से प्यार है, अपनी भाषा से प्यार है, अपनी संस्कृति से प्यार है, अपने शहर से प्यार है, अपने देश से प्यार है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों जगहों को एक कर्म भूमि है, एक जन्म भूमि है।
आप में से किसी का माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। आपका किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। तो यहाँ रहते हुए भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परेशानी होती है। मेरे बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, लेकिन हिंदी उन्हें समझ में आती है। तो हम जिस चीज से प्यार करते हैं उसे छोड़ नहीं सकते, हम हमेशा अपने पास रखेंगे उसे, चाहे हम इंग्लैंड में रहें चाहे अमेरिका में रहें। मुझे बड़ा तरस आता है उन लोगों पे जो अपनी मातृभाषा को इज्जत नहीं दे पाते हैं। जी बिल्कुल। काजल जी, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन दरअसल जूम पर 40 मिनट की ही एक हम मीटिंग कर सकते हैं अधिकतम समय, तो इस कारण से हमें पुनः एक बार जुड़ना होगा इसी लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, इस मीटिंग खत्म करके तो दोबारा से इसी लिंक पे हम जुड़ते हैं। जी, लेकिन हम आपको थोड़ा सा, जी बिल्कुल जी, लेकिन काजल जी हम आपको पुनः थोड़ा सा और सुनना चाहेंगे। समय की सीमा भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन मन तो मन है और मन की इच्छा है। जी, मेरे पास 2-3 प्रश्न आए हैं जिसका मैं जरूर से जवाब देना चाहूंगी। वो आगरा से आए हैं प्रश्न मेरे पास, आप लोगों की संस्था के किसी बच्चों से हैं। तो मैं दोबारा सेशन में जुड़ती हूँ और मैं अपने उन प्रश्नों को आप तक रखती हूँ, वो बहुत जरूरी है बताने मुझे। जी मैम, हम लोग आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जी, मैं मिलती हूँ आपसे। थैंक यू। बहुत बहुत जी बिल्कुल।